Good morning, student. Today, I will start a new chapter of Indian economy. The name of the chapter is Environment and Sustainable Development. Actually, in this chapter, we will study about the meaning of sustainable development, meaning of environment, okay, and degradation of environment, etc. So the first topic is meaning of sustainable development. The concept of sustainable development was introduced by the Commission on Environment and Development in 1987. Okay, the concept of sustainable development was introduced by World Commission on Environment and Development in 1987. It is that type of development in which present generation develop without the cost of future generation. Both the generation have same level of resources. Both the generation have same level of technology and knowledge. Okay, we must divide our all resources into two equal parts. 50% of the resources are used by the present generation and the remaining 50% resources will be used by the future generation. Okay, both present generation and future generation have same level of resources, same quantity of resources. Okay. एक्चुअली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने दिया था और 1987 के अंदर दिया था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वो डेवलपमेंट होता है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन अगर डेवलप हो रही है और प्रेजेंट जनरेशन के डेवलपमेंट से नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा. प्रेजेंट जनरेशन अगर डेवलप्ड हो रही है, प्रेजेंट जनरेशन के डेवलपमेंट से फ्यूचर जनरेशन को किसी किस्म का कोई लॉस या नुकसान नहीं होना चाहिए. जो रिसोर्सेस प्रेजेंट जनरेशन के पास हैं वही रिसोर्सेस नेक्स्ट जनरेशन के पास होनी चाहिए. जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी प्रेजेंट जनरेशन के पास है वही नॉलेज वही टेक्नोलॉजी फ्यूचर जनरेशन के पास होनी चाहिए. इस वक्त जितने भी रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, उन रिसोर्सेज को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और 50% जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रेजेंट जनरेशन यूज करे और रिमेनिंग 50% जो रिसोर्सेज हैं उसको नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन यूज करे, ताकि प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों के पास सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज हो, सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज हो. ओके, एक्चुअली जो रिसोर्सेज हैं या कैपिटल हैं, वो कैपिटल जो है या रिसोर्सेज जो हैं वो तीन तरह के होते हैं. पहला है आपका नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल कैपिटल. नेचुरल कैपिटल के अंदर आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, क्लीन वाटर एंड एयर. दूसरा है फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक मशीन, टेक्नोलॉजी, टूल्स एक्सेट्रा. तीसरा कैपिटल है ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो हम लोगों के अंदर जो नॉलेज है, जो इफिशिएंसी है, जो स्किल है, जो एबिलिटी टू डू वर्क है, उसे कहते हैं हम ह्यूमन कैपिटल. ओके, तो तीन तरह के कैपिटल हो गए आपके पास. ठीक है, एक है आपका नेचुरल
कैपिटल जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल आएंगे, जो गॉड ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, वो नेचर रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरल कैपिटल के अंदर आएंगे। दूसरा है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर सारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे मशीन है, टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, जो ये वो चीज़ें हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती हैं। कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो टेंजिबल थिंग्स होती हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये फिजिकल कैपिटल है। इसके बाद है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्टॉक ऑफ इफिशिएंसी, स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो तीन तरह के कैपिटल हैं। ये तीनों के तीनों कैपिटल जो है वो प्रेजेंट जनरेशन के पास भी होने चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के पास भी होने चाहिए। जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल प्रेजेंट जनरेशन के पास है, वही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल नेक्स्ट जनरेशन के पास होना चाहिए। ओके, जो फिजिकल कैपिटल, मशीन और टेक्नोलॉजी और टूल्स प्रेजेंट जनरेशन के पास है, वही मशीन और टेक्नोलॉजी टूल्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के पास होना चाहिए। ओके, जो नॉलेज, जो इफिशिएंसी, जो प्रोडक्टिविटी प्रेजेंट जनरेशन के पास है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में, वही नॉलेज, इफिशिएंसी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के पास भी होनी चाहिए। इट मीन्स प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के पास सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, सेम लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सेम लेवल ऑफ फिजिकल कैपिटल, सेम लेवल ऑफ नेचुरल कैपिटल, दोनों के पास होना चाहिए। Okay, so sustainable development is that type of development in which present generation develop without the cost of future generation. Okay, and both the generation have same level of resources, both the generation have same level of natural resources like petrol, diesel, kerosene oil, both the generation have same level of physical capital like machine, technology, etc. Both the generation have same level of human capital like knowledge, efficiency, skill, productivity, etc. Okay, it is the duty of the present generation to convey our knowledge to the next generation, so that both the generation have same level of knowledge. Okay, it is known as sustainable development. One of the economists whose name is Mehboob Haq. Mehboob Haq add one more point in sustainable development. According to Mehboob Haq, present generation face a lot of problems like poverty, like inflation, like unemployment, etc. Future generation will not face these type of problems. It means present generation solve all these problems so that future generation will not face such type of problems. जो महबूबुल हक एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड किया। वो ये एक पॉइंट ऐड किया कि प्रेजेंट जनरेशन जिन प्रॉब्लम को फेस कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन उन प्रॉब्लम को फेस ना करे। प्रेजेंट जनरेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है ना, और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जिन जिन प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट जनरेशन फेस कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन उन प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहिए। ओके, प्रेजेंट जनरेशन उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे जिनको वो ऑलरेडी फेस कर रही है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन उन प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे। महबूबुल हक ने ये कहा था कि ये बात सही है कि जो रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन के पास हैं वही रिसोर्सेज नेक्स्ट जनरेशन के पास होने चाहिए। प्रेजेंट जनरेशन के डेवलपमेंट से नेक्स्ट जनरेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पॉइंट ऐड किया कि प्रेजेंट जनरेशन जिन प्रॉब्लम को फेस कर रही है उन प्रॉब्लम को नेक्स्ट जनरेशन फेस नहीं करे, ठीक है। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एट प्रेजेंट बहुत स्पीड से पेट्रोल और डीजल निकाल रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेट्रोल डीजल बाकी नहीं बचेगा। इट मीन्स प्रेजेंट जनरेशन डेवलप होगी लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को नुकसान होगा, क्योंकि उनके लिए पेट्रोल डीजल बाकी नहीं बचेगा अगर हम बहुत स्पीड से पेट्रोल डीजल निकालते रहें।
तो ये तो है, ये प्रेजेंट जनरेशन तो डेवलप होगी लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को उसको नुकसान होगा, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट कहलाएगा जिसमें प्रेजेंट जनरेशन भी डेवलप हो और नेक्स्ट जनरेशन को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारे पास जितना पेट्रोल डीजल है वो 50% हम यूज करें और रिमेनिंग 50% जो है वो नेक्स्ट जनरेशन यूज करे, इस तरह से हम उसको यूटिलाइज करें। ओके, तो in short, the concept of sustainable development was given by World Commission on Environment and Development in 1987. It is that type of development in which present generation develop without the cost of future generation. Both the generation have same level of resources. Both the generation have same level of knowledge, same level of technology. Both the generation have same level of natural capital like petrol, diesel, kerosene oil, etc. Both the generation have same level of physical capital like machine, technology, tools, equipments, etc. Both the generation have same level of human capital. It means both the generation have same level of knowledge, skill, efficiency, productivity, etc. Okay, we must divide our all available resources into two equal parts. 50% of the resources is used by the present generation and the remaining 50% resources will be used by the future generation. Moreover, those problems which are faced by the present generation, these problems will not be faced by the future generation or next generation. It is known as sustainable development. Okay. Next topic. मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है। अब इन्वायरमेंट की मीनिंग की इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? इन्वायरमेंट इज द नेचुरल वर्ल्ड, इट इंक्लूड लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स that exist around us. It is the base of our existence and development. In other words, environments includes all biotic and abiotic factors. Biotic and abiotic factors. Biotic elements include all the living things like birds, animals, plants, forest, fish, etc. Abiotic elements include all non-living things like air, water, land, minerals, all the resources which are provided by the nature. Okay. The maintenance of balance among 5 elements such as air, water, land, plants, animals is termed as ecological balance. The maintenance of balance among 5 elements such as air, water, land, plants, animal is termed as ecological balance. Okay. तो इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? अगर हम इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो एक तरह का नेचुरल वर्ल्ड है। इन्वायरमेंट के अंदर लैंड भी इंक्लूड है, इन्वायरमेंट के अंदर वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल भी इंक्लूड है, जो हमारे आसपास रहते हैं, जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं, जो हमारे सराउंडिंग में है ना। हम लोग जहाँ भी रहें, है ना, वहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है, हवा, ऑक्सीजन गैस भी अवेलेबल है, ठीक है, वाटर भी है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, है ना। और हम जहाँ रह रहे हैं वो लैंड के ऊपर रह रहे हैं, तो लैंड भी अवेलेबल है। तो ये जो नेचुरल थिंग्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड है, जैसे वाटर है, जैसे एयर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं, है ना, ये आपका इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड है। एक्चुअली हमारे जो एग्जिस्टेंस
का जो हम हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इन पर डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन गैस ना हो हमारे चारों तरफ तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और जिंदा नहीं रह पाएंगे। वाटर ना हो तो शायद हम नहीं रह सकते जिंदा, ठीक है। लैंड ना हो तो शायद हमारा लाइफ पॉसिबल ना हो। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो वजूद है ना, वो हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो एयर पर, वाटर पर, लैंड पर डिपेंड करता है। और ये एयर, वाटर, लैंड जो है और एनिमल्स और प्लांट्स जो है, लैंड जो है वो किसके अंदर आती है? इन्वायरमेंट के अंदर आती है। इसका मतलब बगैर इन्वायरमेंट के हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, it is the basis of our existence and development. Actually, we can define environment in other words. Environment includes all biotic and unbiotic factors. Environment के अंदर दो तरह के फैक्टर्स आते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर ऑल लिविंग थिंग्स आएंगे, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारे आसपास हैं। लिविंग थिंग्स में जैसे कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट है, फिश है, ये सब लिविंग थिंग है। ये किस में आती हैं? बायोटिक एलिमेंट्स, बायोटिक फैक्टर के अंदर आती हैं। अबायोटिक फैक्टर के अंदर नॉन लिविंग थिंग आएंगी, जैसे कि आपकी एयर है, वाटर है, लैंड है, मिनरल्स है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो गॉड ने प्रोवाइड किए हैं, वो अबायोटिक में आएंगी। तो इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक और अबायोटिक दोनों आते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों आते हैं। इन शॉर्ट, लिविंग थिंग यानी कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, प्लांट्स हैं, फिश हैं, ये भी लिविंग थिंग भी इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग थिंग हैं, जैसे कि आपका एयर है, वाटर है, लैंड है, मिनरल्स है, पेट्रोल है, डीजल है, ये भी जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड है। ओके, और एक और पॉइंट है जो कभी कभी शॉर्ट में आता है 1 मार्क्स में, कि इकोलॉजिकल बैलेंस किसे कहते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस किसे कहते हैं? तो इसमें है द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस अमंग 5 एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स इज टर्म एज इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके, अगर आए तो 1 मार्क्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये था मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, तो इन्वायरमेंट जो है वो एक नेचुरल वर्ल्ड है, और इन्वायरमेंट के अंदर लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स आते हैं, और जो हमारे चारों तरफ है हमारे साथ एग्जिस्ट हैं जो। और एक्चुअली हम लोग जो हैं वो इन्वायरमेंट पर, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो, एयर नहीं हो, वाटर नहीं हो तो हम सरवाइव नहीं रह सकते। तो इसका मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है जो वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट के अंदर नेचर रिसोर्सेज भी आते हैं, और इन्वायरमेंट जैसे लैंड है, जैसे कि आपका प्लांट है, एनिमल है, वो भी आते हैं इसके अंदर। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो लिविंग थिंग्स भी आती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं। बायोटिक फैक्टर भी आते हैं, अबायोटिक फैक्टर भी आते हैं। बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग थिंग्स भी आती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, जैसे कि फिश हैं। और इसके साथ साथ अबायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं, जैसे कि आपके एयर है, वाटर है, लैंड है, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, ठीक है। ये हुए मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अब है इसके अंदर आपका फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं? फर्स्ट, environment supply renewable and non-renewable sources to the economy. Environment provide physical resources that can be used as an input in the process of production. इन्वायरमेंट जो है हमें 2 तरह की रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है।
पहला है रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा से जो है वो जनरेट हो सकते हैं। ओके, जैसे कि आपके ट्रीज हैं, ट्रीज एक बार ख़त्म हो गई, किसी ने पेड़ है ना, तो वो दोबारा से हो सकती हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो एक बार ख़त्म हो जाए दोबारा नहीं हो सकते। ठीक है, उसमें फॉसिल फ्यूल जैसे हैं। और ये जो सोर्सेज हैं, ये जो हमारे जो हैं वो एक तरह के फिजिकल रिसोर्सेज हैं और फिजिकल इनपुट हैं जिनको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। जैसे अब देखें केरोसिन ऑयल है या फिर पेट्रोल है, डीजल है, तो डीजल को हम यूज़ करते हैं मशीन को चलाने के लिए और मशीन से गुड्स प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये जो रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस को हम एज ए फिजिकल रिसोर्सेस के तौर पर यूज़ करते हैं, एज ए इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं गुड्स प्रोड्यूस करने में। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Okay, these resources are used as a input, as a raw material in the production of goods also. Okay. Second function of environment. Environment observe waste generated by the act of production, consumption इन द इकोनॉमी। कोई भी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते वक्त जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को इन्वायरमेंट जो है अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे इन जो फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, उसमें गुड्स प्रोड्यूस होता है और गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद जो रेसिडुअल जो वेस्ट मटेरियल है वो फैक्ट्री वाले पानी में बहा देते हैं और वो फिर पानी इसमें बहते बहते वो आखिर में नदी में, रिवर में चला जाता है, वहाँ नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है। बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं तो वो भी नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी तरह से जो है वो प्लांट्स भी जो हैं वो नीचे दब जाते हैं, उनसे फिर वो फॉसिल फ्यूल बनता है उससे। इट मीन्स प्रोडक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्शन से जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, उस वेस्ट मटेरियल को इन्वायरमेंट अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है और उससे बाद में फॉसिल फ्यूल बन जाता है। ओके, ये सेकंड फंक्शन हुआ। लास्ट थर्ड फंक्शन, environment sustain life. Actually environment includes sun, water, air which are very essential for the sustaining human life. environment के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिन पर हम लोग बेस करते हैं, जिनका हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो वाटर पर है, बेस करता है। हमारा एग्जिस्टेंस जो बेस करता है वो एयर पर बेस करता है। ऑक्सीजन गैस है, वाटर है, इस पर हमारा एग्जिस्टेंस बेस करता है। ठीक है, हम लोग जो तो इन्वायरमेंट हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जैसे सन है, वाटर है, जैसे सनलाइट है, वाटर है, एयर है। ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के सस्टेन के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो environment sustain life, it means environment provide those things which are very much necessary for the existence of the human being. The life of the human being is depend upon the life of the human being is depend upon environment like water, air, etc. We cannot live without the water, without the air. हम बगैर हवा के, बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकते। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो वाटर और एयर पर डिपेंड करता है और ये वाटर और एयर जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। इसका मतलब बगैर इन्वायरमेंट के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें इन्वायरमेंट को प्योर और क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जब इन्वायरमेंट प्योर और क्लीन होगा तो हम भी एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर सकते हैं, लॉन्गर और बेटर लाइफ इंजॉय कर सकते हैं।
ओके तो ये आज हमने जो डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर, एक हमने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग, दूसरा फिर इन्वायरमेंट की मीनिंग हमने एक्सप्लेन की, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के 3 फंक्शंस को हमने एक्सप्लेन किया। ओके जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।